हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, भारत का रुपया निरंतर गिरते चला जा रहा है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, आज का विषय है और कितना गिरोगे। जी हां, रुपया जो गिर रहा है, इसके क्या कारण है और ये कितना गिरेगा, ये सभी निवेशकों के मन में बार बार सवाल उठ रहा है। तो दोस्तों, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कई सारे राष्ट्र जहां पर उन देशों की करेंसीज ने बहुत बुरा परफॉर्मेंस किया, क्या कारण रहे, मेनली लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। उस पे एक किताब भी है जो मैं आपको दिखाता हूं, इस पे मैं बात करूंगा। बहुत ही महंगी किताब है, डेट डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी, जेफरी फ्राइडन ने लिखी है। मैं बताऊंगा कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में करेंसी 1980s में क्यों बुरी तरीके से जो है वो गिरी थी। उसके अलावा दोस्तों, हम समझेंगे कि भाई कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो करेंसी को बढ़ाने चढ़ाने उतारने में मुख्य रूप से कारगर रहते हैं। परंतु पहले आते हैं मेन मुद्दे पे, मेन सवाल पे कि भाई भारत का रुपया क्यों गिर रहा है। मेरा ऐसा मानना है, मैं फिर दोहराता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि जो शक्तिकांता दास ने गड्ढा खोदा था 1 साल पहले, वो गड्ढा और गहराता चला जा रहा है। अब आप बोलोगे कि भाई ये क्या बात हुई, कौन सा गड्ढा शक्तिकांता दास ने खोदा। जी, आरबीआई के जब गवर्नर थे शक्तिकांता दास जी, तो इन्होंने एनडीएफ मार्केट में जो है वो डॉलर शॉर्ट किए थे। अब आप बोलोगे कि भाई मैं ये क्या बात कर रहा हूं, एनडीएफ मतलब क्या हुआ। एनडीएफ का मतलब होता है दोस्तों नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट। नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट में डॉलर शॉर्ट करने का अर्थ ये हुआ, पहले तो आप करेंसी के बारे में थोड़ा सा मैं बेसिक आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, क्या होता है, जब भी कोई देश की कंट्री करेंसी फुली कन्वर्टेबल नहीं होती है, तो वो बाहर के देश के कोई दूसरे मार्केट में भी ट्रेड होती है। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ, फुली कन्वर्टेबल नहीं होना। करेंसी कन्वर्टेबिलिटी का मतलब है कि आप बिना रोक टोक, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के अपनी देश की करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो मार्केट डिटरमाइंड रेट पे। भारत की जो करेंसी है वो पार्शियली कन्वर्टेबल है, फुली कन्वर्टेबल नहीं है। अब आप बोलोगे कि भाई ये करेंसी कन्वर्टेबिलिटी क्या रहती है। देखिए, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी के दो कंपोनेंट से दो भाग है। एक है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी और दूसरा है करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। तो इंडिया 1994 से करंट अकाउंट फुली कन्वर्टेबल है। इसका मतलब है कि रुपये को जब आप डॉलर में या किसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो आप निर्बाध रूप से उसको कन्वर्ट कर सकते हो। परंतु कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी जो है वो इंडिया में पार्शियल है। इसका मतलब है कि जो फॉरेन के एसेट्स हैं वो फुली इंडिया में लेके आए जाए तो उन एसेट्स को आप वैसा का वैसे मार्केट डिटरमाइंड रेट पे कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। अब मैं थोड़ा सा और इजीली एग्जांपल आपको समझाता हूं। देखिए क्या है, जैसे एक्सपोर्ट ले लीजिए। यदि इंडिया से कोई भी व्यक्ति माल एक्सपोर्ट करता है तो उसके लिए ये नियम है कि 6 महीने के अंदर में उसको जो भी एक्सपोर्ट अर्निंग्स है वो अपने वापस इंडिया में लेके आनी है। ये जो फुली कन्वर्टेबल करेंसीज रहती है वहां पे इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। एक और रिस्ट्रिक्शन के एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मैंने अपने पेड वीडियो में बताया था कि $2.5 लाख तक का स्टॉक जो है वो कोई भी इंडियन इंडिया के बाहर के मार्केट में डायरेक्टली परचेज कर सकता है। तो फुली कन्वर्टेबल करेंसी वाली कंट्रीज में ऐसा कोई एक बैरियर नहीं लगाते हैं कि आप $2.5 लाख तक ही बाहर निवेश कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। तो ये सब वही है जहां पार्शियली कन्वर्टेबल करेंसी रहती है। तो इंडिया का जो मार्केट है करेंसी का, ये पार्शियली कन्वर्टेबल है। इंडियन करेंसी पार्शियली कन्वर्टेबल, नॉट फुली कन्वर्टेबल। ठीक है, तो पहली चीज तो आप ये याद रखिए। दूसरा, मैंने आपको बताया कि करेंसी कन्वर्टेबिलिटी के दो पार्ट रहते हैं। एक करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी जो इंडिया फुली कन्वर्टेबल है, दूसरा है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी जो पार्शियल अभी तक फुली नहीं हुआ है। अब आते हैं शक्तिकांता दास जी के ऊपर में। दोस्तों, जहां तक मेरी जानकारी है, अक्टूबर 2024 में जब इंडियन रुपी कुछ 84 85 के आसपास में था, तो ये उस लेवल को ज्यादा ब्रीच ना करे डॉलर के मुकाबले और ज्यादा ना गिरे, उसके लिए शक्तिकांता दास जी जब आरबीआई के गवर्नर थे, इन्होंने फैसला लिया था कि हम
रुपए के लेवल को प्रोटेक्ट करेंगे। और उस चक्कर में उन्होंने $80 बिलियन सेल किया फ्यूचर मार्केट में। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ? ये शॉर्ट डॉलर को शॉर्ट करना, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो आप लोगों को यह पता है कि यदि कोई भी चीज शॉर्ट की जाती है तो आपको फायदा तभी होता है जब उसमें एक प्राइस डिफरेंस है। मान लीजिए 10 रुपए में आपने कोई चीज बेची, शॉर्ट की, और वो चीज यदि 6 रुपए पे आ गई तभी आपको फायदा होगा। ठीक है, तो ये जो 4 रुपए का डिफरेंस है ये आपका फायदा है। अब शक्तिकांता दास जी ने ये किया कि जब रुपया 84-85 के आसपास पे था $1 के मुकाबले, तो रुपया ज्यादा ना गिरे, इसके लिए इन्होंने फ्यूचर मार्केट में डॉलर को सेल किया कि डॉलर नीचे आए। उल्टा हो गया, डॉलर नीचे नहीं आया, रुपया नीचे चला गया, डॉलर ऊपर चला गया, रुपया उसके मुकाबले नीचे आ गया। 85 से 90 पे आ गए हम लोग। आज की सिचुएशन ये है कि जो $80 बिलियन का एनडीएफ मार्केट में इंडिया ने डॉलर शॉर्ट किया था, वो अभी भी पोजीशन जो है वो खड़ी है इंडिया के अंदर। ऑनशोर और ऑफशोर मार्केट मिला लें तो लगभग जो मुझे अपने सूत्रों से जानकारी मिली है, कुछ 63 मतलब 63 से $65 बिलियन, 63 से $65 बिलियन की पोजीशन अभी भी खड़ी है। अब जब आप कोई चीज बेचते हो तो सामने खरीदने वाला भी होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है जब आरबीआई ने सेल किया होगा तो उस टाइम में ऑपोजिट साइड पे हेज फंड्स होंगे, ऑपोजिट साइड पे हो सकता है कि बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक, इस टाइप के बैंक्स हो। वी डोंट नो किसको इन्होंने सेल किया है, ठीक है। बट मार्केट को एक सेंस है, मार्केट को एक सेंस है कि इंडियन करेंसी जो है वो जम के शॉर्ट पे बैठी हुई है। इंडियन आरबीआई जो है, बैंक जो है, माफ कीजिएगा फोन आ गया था इसलिए कंसंट्रेशन ब्रेक हो गया। आरबीआई जो है वो शॉर्ट पे बैठा है। तो जो भी शॉर्ट पे बैठा रहता है उसकी जान कब निकलती है? जब उस चीज का दाम बढ़ता चला जाए। तो इन्होंने डॉलर शॉर्ट किया रुपये के मुकाबले, डॉलर का दाम नीचे आने के बदले डॉलर का दाम ऊपर ही बढ़ता चला जा रहा है। तो ये भारत के लिए पेन है, इंडिया के सेंट्रल बैंक के लिए पेन है। और मुझे जो जहां तक लगता है इसका मेन रीजन हो सकता है ये हो कि जो इंडिया का अमेरिका के साथ में जो इंडिया ट्रेड डील नहीं कर रहा है, हो सकता है कि इसके जियोपॉलिटिकल आयाम हो सकता है अमेरिका और अमेरिका के जो फंड्स हैं वो हमको सता रहे हो, ये एक रीजन हो सकता है। पर जो मीडिया में रीजन बताया जा रहा है वो रीजन ये बताया जा रहा है कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा तो इंडिया की इंडियन करेंसी पे इफेक्ट आएगा। ये आप बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ? भाई ट्रेड डेफिसिट का मतलब, बढ़ने का मतलब ये है कि आप इंपोर्ट, आयात देश में ज्यादा कर रहे हो निर्यात या एक्सपोर्ट के मुकाबले। तो जब आप आयात ज्यादा कर रहे हो, कोई चीज खरीद रहे हो, तो आप रुपये में तो खरीद नहीं रहे हो, आप उसको डॉलर में खरीदोगे अगर अमेरिका से आ रहा है, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग में खरीदोगे यदि यूके से आ रहा है, राइट। तो इंडिया के बाहर जो आप बाहर से जो खरीद के चीजें लेके आ रहे हो, उससे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है अपना, उसमें कमी आ रही है क्योंकि आपको पेमेंट फॉरेन करेंसी में करना पड़ रहा है। मैंने ये वीडियो बनाने के ठीक 5 मिनट पहले आरबीआई का चेक किया वेबसाइट, और मुझे नजर आया कि अक्टूबर 17 को जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो था $702.8 बिलियन, और एक ही महीने के अंदर में नवंबर 21 में ये गिर के आ गया $688 बिलियन पे। अब ये हमने ज्यादा आयात किया निर्यात के मुकाबले, उस कारण से हुआ कि जो हमने एनडीएफ मार्केट में अपनी पोजीशन रखी है उसको काटा, स्क्वायर ऑफ किया है, उसके कारण हुआ। अपने को नहीं मालूम है। देखिए एनडीएफ मार्केट में यदि आपकी पोजीशन खड़ी रहती है तो दो ही तरीके हैं, या तो उस पोजीशन को आप रोल ओवर करते रहो, आगे आगे बढ़ाते रहो, या फिर आप एमटीएम लॉस लेके, मार्क टू मार्केट लॉस लेके उसको काट दो, या फायदा लेके काट दो, व्हाटएवर जो भी है। तो ये अब एमटीएम लॉस लेके काटी जा रही है पोजीशन कि ज्यादा इंडिया आयात कर रहा है उसके कारण हो रहा है, ये नहीं मालूम। देखिए ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, ये बहुत ही ज्यादा मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं।
करेंसी मार्केट अगर आपको समझना है, अगर ये चीजें समझनी है तो ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाइए, बार बार सुनिए यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो ये कोई तरीका हमको नहीं मालूम है कि एनडीएफ मार्केट में जो है वो पोजीशन काटी जा रही है कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ने के कारण है। हालांकि आपको मैं कुछ डाटा दे दूं, फिगर्स दे दूं, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट अक्टूबर के महीने में रिकॉर्ड रहा है। 41.68 बिलियन डॉलर का इंडिया का ट्रेड डेफिसिट रहा अक्टूबर 2025 में। इंडिया ने 76 बिलियन डॉलर का माल आयात किया, भारत के अंदर मंगाया, जबकि सिर्फ 35 बिलियन डॉलर का ही जो है 34 बिलियन डॉलर समथिंग का माल ही हमने सिर्फ एक्सपोर्ट किया, निर्यात किया। ओके, तो ये 41 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट हुआ। इसके कारण भी रुपये पे प्रेशर जाहिर सी बात है बना ही होगा। उसके अलावा जो हमारा अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का ट्रेड डेफिसिट है वो है 196.8 बिलियन डॉलर। यही अप्रैल से लेके अक्टूबर तक पिछले साल यानी 2024 में ट्रेड डेफिसिट था 171 बिलियन डॉलर। तो लगभग 25 से 26 बिलियन डॉलर का गड्ढा है, यानी ज्यादा हमने माल जो है वो आयात किया है। तो दोस्तों ये एक बड़ा ट्रेड डेफिसिट भी जो है वो बड़ा रीजन है एनडीएफ मार्केट में जो पोजीशन खड़ी है उसके अलावा, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि आज की डेट में मीडिया में कोई भी ये बात नहीं कर रहा कि शक्तिकांता दास ने क्यों इतने सारे डॉलर जो है वो बेचे, 80 बिलियन डॉलर क्यों उस टाइम में बेचा। उस टाइम का बनाया हुआ गड्ढा जो है वो अभी तक भर नहीं पाए। हालांकि जो संजय मल्होत्रा जी आए थे उस टाइम तक ये 80 बिलियन डॉलर जो है उन्होंने कुछ कोशिश किया, घट के 40-45 बिलियन डॉलर पे आया था, ठीक है, पर अभी ये फिर से 65 बिलियन डॉलर के आसपास चला गया। तो स्थिति विकट ही हो रही है हमारे लिए, स्थिति सुधर नहीं रही है। छोटी पोजीशन आप लोग 15 बिलियन डॉलर 20 बिलियन डॉलर का अगर आप डॉलर सेल करते हो तो ये पोजीशन काटना जो है वो आसान रहता है। पर हमने कुछ ज्यादा ही, शक्तिकांता दास जी ने कुछ ज्यादा ही जो है वो अपने आप को बेस्ट बैंकर बनाने के चक्कर में जो है कुछ ज्यादा ही डॉलर जो है फ्यूचर मार्केट में सेल कर दिया और इसका खामियाजा मुझे लग रहा है कि अभी भुगतना पड़ रहा है। दुख की बात है कि देश के अंदर में इस चीज पे कोई चर्चा ही नहीं कर रहा, कोई सवाल ही नहीं उठा रहा कि जो शक्तिकांता दास जी ने जो डॉलर सेल किए थे कहीं उसके कारण तो ये नहीं हो रहा है। इस पे कोई चर्चा, कहीं कोई चर्चा नहीं है। जो उस टाइम में गड्ढा बनाया गया था उस गड्ढे का आरबीआई की बैलेंस शीट में कितना असर पड़ रहा है इस पे कहीं कोई चर्चा नहीं है, कोई मीडिया बात नहीं कर रहा है। हर जगह से बात हो रही है कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है इसलिए इंडिया की करेंसी गिर रही है, या अमेरिका ने टैरिफ लगाया है हमारा एक्सपोर्ट घट रहा है इसलिए इंडियन करेंसी गिर रही है। परंतु हमारे गवर्नर के एक्शंस के ऊपर में किसी भी तरीके की कोई चर्चा नहीं हो रही है। दोस्तों करेंसी गिरने के कई कारण रहते हैं। एक कारण रहता है कि अनसस्टेनेबल डेट एंड हाई फिस्कल डेफिसिट। इंडिया का डेट जो है आज की डेट में पब्लिक डेट मेरे ख्याल से 80-83% ऑफ जीडीपी है, तो ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अमेरिका का 125% चला गया है, जापान का 260% उसकी जीडीपी का डेट है। इंडिया का पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ये रीजन है गिरने का। हालांकि भारत में भी जब से नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए हैं इंडिया का पब्लिक डेट 55 लाख करोड़ से बढ़ के 200 लाख करोड़ के आसपास में आ गया है, लगभग 3 से 4 गुना हो गया है। दूसरा रीजन जो रहता है वो रहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कब होता है? जब कोई भी कंट्री इंपोर्ट ज्यादा करती है एक्सपोर्ट के मुकाबले, ठीक है। तो इंडिया में अभी ये चीज हो रही है, इंडिया इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहा है एक्सपोर्ट के मुकाबले। हालांकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इंडिया में नहीं हुआ है क्योंकि इंडिया के पास में अभी भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज्यादा है। मैंने जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले बताया 688 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया के पास में है। तीसरा है लॉस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मैंने बताया एक महीने में 14 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ है, तो ये भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। चौथा है एक्सेसिव मॉनेटरी प्रिंटिंग, यानी जब ये हाई फिस्कल डेफिसिट होता है, जब सरकार ज्यादा खर्चा करती है उसकी आमदनी के मुकाबले, तो ये इस गड्ढे को भरने का काम जो है कई बार नोट छाप के भी किया जाता है। तो मॉनेटरी बेस इंडिया का कितना बढ़ा है पिछले एक साल में उसका डाटा मेरे पास नहीं है। मैं कभी कोई प्रोग्राम बनाऊंगा तो अवश्य रिसर्च करके आपको बताऊंगा, पर मुझे लगता नहीं है कि एक्सेसिव मॉनेटरी प्रिंटिंग यानी ज्यादा रुपया छापना जो है वो रुपये के ऊपर मैं प्रेशर डाल रहा हूं। मेरे पास फिगर नहीं है इसलिए मैं इस पे कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। लॉस ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस,
ये बहुत बड़ा एक और रीजन मुझे दिख रहा है दोस्तों, कि जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं वो धीरे धीरे इंडिया पे उनका कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है, और इसका प्रतिबिंब, इसका रिफ्लेक्शन हमें नजर आ रहा है स्टॉक मार्केट में। आप लोगों को मैं बता दूं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इन्होंने जनवरी से लेके दिसंबर 3 2025 तक, यानी इस साल में इन लोगों ने 1.57 लाख करोड़ के शेयर जो है वो सेल किए। 1.57 लाख करोड़ के, जो बहुत ज्यादा है, ऑल टाइम हाई है। कभी भी किसी भी कैलेंडर में मुझे याद नहीं आ रहा कि इतने ज्यादा शेयर्स एफपीआई ने सेल किए हो। अभी तक पूरा साल खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। और छठा है एक्सटर्नल शॉक। तो एक्सटर्नल शॉक ऑफ कोर्स टैरिफ के रूप में आया है। इंडिया जिस कंट्री को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, अमेरिका, उसने 50% का टैरिफ लगाया, जो एक तरीके का एक्सटर्नल शॉक है इंडिया के लिए। तो बेसिकली ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण किसी भी देश की करेंसी जो है उस पर इंपैक्ट आता है। ऑफकोर्स इन्फ्लेशन और जीडीपी ग्रोथ, ये भी दो रीजन है। बट इन्फ्लेशन में हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं। जो सीपीआई का नंबर आया, जो सरकार ने बोला, हालांकि मैं सरकार के आंकड़ों पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं, परंतु जो उन्होंने दिया है उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरे आंकड़े नहीं है। वो आंकड़े बताते हैं कि सीपीआई सिर्फ 0.25% से बढ़ा है पिछले महीने। तो ये कोई बहुत ज्यादा तो है नहीं। आरबीआई का जो लेवल है, कंफर्ट लेवल, वो 4% का है, तो उससे तो बहुत नीचे है ये। तो महंगाई इस देश में ज्यादा नहीं है। जीडीपी ग्रोथ भी जहां अमेरिका 2-2.5% से ग्रो कर रहा है और चाइना 5-5.5% से ग्रो कर रहा है, वहां इंडिया जो है 6 से 8% के बीच में अपना ग्रोथ बता रहा है। तो वो भी रीजन नहीं हो सकता है। तो मोटा मोटी मैंने आपको रीजंस बताए। अब आते हैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज और कुछ और कंट्रीज जहां पे करेंसीज की बुरी हालत हुई थी। जैसे कि मैंने आपको ये किताब दिखाई, डेट डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी, बड़ी प्यारी किताब है, बहुत अच्छी किताब है ना। ये पॉलिटिकल इकोनॉमी और के ऊपर में बात करती है। जितने भी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं 1965 से लेकर 1985 तक के बीच में, महंगी किताबें मिलती भी नहीं है जल्दी, पर मैं आपको संक्षेप में बता दूं। देखिए हुआ क्या था लैटिन अमेरिका में 1970s में, जब ऑयल के प्राइसेस बहुत हाई गए, तो काफी सारी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं जहां पे ऑयल काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जैसे मेक्सिको हो गया, ब्राजील हो गया, वेनेजुएला हो गया। इन कंट्रीज ने बोला कि भाई हम ऑयल, चूंकि ऑयल के हाई रेट्स हैं, तो हम इसका फायदा उठाते हैं और ऑयल एक्सप्लोर करेंगे, ऑयल निकालेंगे और उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे और ज्यादा पैसे कमाएंगे। तो 1979 में ऑयल के प्राइसेस ऊपर गए, बट 1981 आते आते तक ऑयल के प्राइसेस नीचे गिरने शुरू हो गए। अब जो इन्होंने डेट लिया था लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ने, आप ये सोचिए कि इनका डेट जो है वो 1975 से लेके 1982 के बीच में 20.4% हर साल बढ़ा है। एनुअलाइज्ड रेट जो है वो 20.4% है। एब्सोल्यूट टर्म में बताता हूं, $75 बिलियन का डेट था इनके ऊपर में 1975 में, सारी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को मिला के, जो 1983 आते आते तक बढ़ के हो गया $315 बिलियन। $75 बिलियन से $315 बिलियन हो गया 1975 और 1983 के बीच में। तो ये जो डेट बढ़ा, वो डेट मेनली लिया गया था कि भाई हम ऑयल खोदेंगे, कमोडिटी प्राइसेस हाई हैं। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो हैं वो कमोडिटी की मेनली एक्सपोर्टर्स हैं। ऑयल, क्रूड के अलावा कॉफी भी होता है वहां, काफी आयरन ओर भी होता है, काफी सारी चीजें होती है। तो सोचा हम बेचेंगे और खूब माल कमाएंगे। हो ये गया कि कमोडिटी के प्राइसेस ऊपर जाने के बदले नीचे गिर गए। क्यों नीचे गिरे? क्योंकि अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, फेडरल रिजर्व जो उनका सेंट्रल बैंक है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने चालू किए। पॉल वॉलकर आए वहां के गवर्नर बन के फेडरल रिजर्व के, और उन्होंने 18% तक उठा के इंटरेस्ट रेट को 16%, 18% तक लेके चले गए थे। आज की डेट में हम सोच सकते हैं 18% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा हो, तो 16 से 18% का इंटरेस्ट रेट लेके चले गए। जितनी भी कमोडिटीज है ये डॉलर के मुकाबले बिकती हैं, तो जब डॉलर इंटरेस्ट रेट ऊपर गया तो डॉलर मजबूत हुआ, डॉलर मजबूत हुआ तो सारी कमोडिटीज जो है इसके दाम धड़ाम से नीचे गिर गए। नीचे गिरने के कारण हुआ ये कि ये कंट्रीज ने जो डेट लिया था वो मेनली डॉलर डिनोमिनेटेड डेट था। तो दो तरीके से ये मर गए, एक तो डेट बढ़ गया, दूसरा डॉलर स्ट्रांग हो गया, तो ये अपना डेट चुकता ही नहीं कर पाए। कमोडिटी बूम जो है वो बस्ट हो गई, यानी जो बूम था
कॉमोडिटी के प्राइसेस में वो धड़ाम से धराशायी हो गया, नीचे गिर गया, बस्ट हो गया। तो कॉमोडिटी नीचे गिरी, डॉलर मजबूत हुआ, आपका डेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट अमेरिका में ऊपर गए तो इनको भी अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े। तो ये ना डोमेस्टिक डेट पे कर पा रहे थे, ना अमेरिकन बैंक्स को जिनसे बैंक लिया था सिटी बैंक, उनके डेट को पूरा कर पा रहे थे। इनफैक्ट 1980s में सिटी बैंक ऑलमोस्ट कंगाली के कगार पे आ गया था, और उस टाइम में आके सऊदी अरबिया के जो शेख हैं उन्होंने सिटी बैंक को जो है रेस्क्यू किया था। तब से सऊदी अरबिया के शेख लोगों का बहुत बड़ा स्टेक है सिटी बैंक अमेरिका में। तो ये रीजन था। ये मोटा मोटी जो इतनी मोटी किताब है उसको मैंने संक्षेप में आपको 2 मिनट में समझाया। आपको आसपास का यदि उदाहरण देखना हो तो आप देख सकते हैं कि भाई 2022 में यूक्रेन के ऊपर में जब रशिया ने आक्रमण किया था तो एक ही दिन में रशिया का जो रूबल जो करेंसी है वो 29% गिर गई थी। 29% सिंगल डे में। 84 का वैल्यू था रूबल का जिस दिन अटैक किया था, उसके एक दिन पहले, मेरे ख्याल से 24 फरवरी की शायद बात है, 24 फरवरी 2022, और अगले ही दिन रूबल जो है वो 84 से गिर के 119 हो गया। 29% का फॉल हुआ। तो उसके बाद में रशिया ने क्या किया, रूबल को सपोर्ट देने के लिए 10.5% एक ही दिन में इंटरेस्ट रेट रशियन सेंट्रल बैंक ने बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? उनको लगा कि हमारे देश में जितने भी लोग जिनके पास में डॉलर है वो डॉलर बैंक में आके जमा करें और हायर इंटरेस्ट रेट लेके जाए। तो दोस्तों ऐसा वैसे भी मजाक किया जाता है कि जितना अमेरिका के अंदर में डॉलर नहीं उससे ज्यादा डॉलर अमेरिका के बाहर है, और उसमें से बहुत बड़ा जखीरा जो है वो रशिया के पास में। रशिया के सारे स्मगलर्स और प्लूटोक्रेट्स ये और वेपन सेलर्स ये सारे के सारे डॉलर्स को होल्ड करके चलते हैं। अब ये मजाक है, मतलब मजाक को मजाक की तौर पे लीजिए। तो ये एक रीजन था। और पास आइए तो श्रीलंका का, आपको 2022 का क्राइसिस याद आएगा। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अपने डेट पे डिफॉल्ट कर दिया था। श्रीलंकन गवर्नमेंट के का डिफॉल्ट करने का कारण भी ये था कि उनकी करेंसी धड़ाम से एक ही बार में जम के गिरी थी। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि 555% करेंसी कोलैप्स हुई श्रीलंका की करेंसी भी रुपी कही जाती है। श्रीलंकन रुपी जो है वो 2020 से लेकर 2022 के बीच में 555% गिरा। और श्रीलंका के ऊपर में डेट बहुत ज्यादा था। उसका डेट ज्यादा होने का रीजन ये था कि सरकार जो है वो उसका फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ गया था। 2021 में यानी 2022 में जब उन्होंने डिफॉल्ट किया तो उससे ठीक एक साल पहले 2021 में जो इनका फिस्कल डेफिसिट था श्रीलंका का वो था 11.7%। 11.7% का इतना हाई फिस्कल डेफिसिट था श्रीलंका का। अब ये आप बोलोगे फिस्कल डेफिसिट क्यों ज्यादा था? फिस्कल डेफिसिट कब बढ़ता है? फिस्कल डेफिसिट तब बढ़ता है जब सरकार का टैक्स कलेक्शन कम होता है पर सरकार की खर्चा जो है वो बढ़ता चला जाता है। यानी आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। आमदनी आपकी घटेगी और खर्चा बढ़ेगा तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ेगा। तो श्रीलंका ने मिडिल क्लास को राहत देने के लिए टैक्स कट किया, अमीरों को राहत देने के लिए टैक्स कट किया, गरीबों को राहत देने के लिए खूब सारी अलग अलग टाइप की नीतियां और नियम लेके आए। साउंड सिमिलर? कुछ ऐसे ही भारत में होता हुआ नजर नहीं आ रहा? लाडली भाव, लाडली बहना, लाड़का भाव, दीदी योजना, बहना योजना, मामी योजना, ताई योजना, बुआ योजना, नानी योजना, महिलाओं के हर उसके नाम पे कुछ ना कुछ योजनाएं चल रही हैं। लड़की के जन्म होने से लेकर उसकी शादी तक या यूपीएससी क्लियर करने तक बिहार गवर्नमेंट जो है, जो कि अपने आप में एक तरीके से बहुत बुरी स्थिति में है, वो मतलब पैसे लुटाती है। तो ये इस टाइप की जब स्थितियां बनती हैं तो डेफिसिट जो है आपका बढ़ता ही है। तो ये चीज श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका का जो पब्लिक डेट है वो देखते ही देखते 3-4 साल में 3 गुना बढ़ गया था। 5.1 लाख करोड़ से 17.6 लाख करोड़ हो गया 2020 से लेके 2022 के बीच में। और उसका परिणाम ये हुआ कि कंट्री अपने डेट के ऊपर में इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाई। इंटरेस्ट पेमेंट करने में पूरी तरीके से फेल हुई। ये जो टैक्स कट किया तो लोगों को पैसे कैसे बांटेंगे अलग अलग योजनाओं में, तो उन्होंने खूब सारे नोटा भी छापे, खूब नोट छापे। नोट छाप छाप के जो है गरीबों में ये योजनाओं वो योजनाओं में पैसे देते रहे। तो उसके कारण उसका मॉनेटरी बेस जो है वो भी 49% से बढ़ा है 2020 से लेके 2022 के बीच में। तो बहुत सारे पॉलिसी ब्लंडर्स किए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने।
जिसके कारण करेंसी कोलैप्स हुई। और 10 साल का जो इसका पब्लिक डेट का एनुअलाइज्ड रेट है, एवरेज रेट जिस रेट से बड़ा है डेट श्रीलंका का, वो 13% था। हर साल 13% से डेट जो है वो बढ़ता चला गया। तो बड़ी बुरी स्थिति में श्रीलंका फंस गया था, इसलिए श्रीलंका ने भी अपना डिफॉल्ट किया और 555% इसकी करेंसी कोलैप्स हुई 2 साल के अंदर। तो दोस्तों ये सब मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स इसलिए बताए डाटा फिगर के साथ में, ताकि आप लोगों को पता चले, समझ में आए क्या कारण है, क्या रीजन है। बहुत आसान है मेरे लिए वीडियो बनाना कि मोदी सरकार को 4 गालियां बक दूं, 2 गाली इसको बक दूं, 2 उसको बक दूं, और वो बना दूं कि भाई एक वीडियो मसालेदार। बट मसालेदार वीडियो बनाने में जो सब्सटेंस है, जो क्रक्स है, वो आप लोग मिस कर जाओगे। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए करेंसी कन्वर्टिबिलिटी क्या रहती है, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या है, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या है, इंडिया क्या पार्शियल है, क्या फुल है। ये सब जानकारी रखिए। जानकारी आप रखेंगे तभी चीजों को आप सही परिप्रेक्ष्य में देख पाएंगे और समझ पाएंगे। दोस्तों 28 दिसंबर को मैं अपना तीसरा पेड वीडियो लेके आने वाला हूं। उसके पहले एक मैं फ्री वीडियो उन सभी लोगों के लिए बनाने वाला हूं जिन्होंने मेरे पहले 2 पेड वीडियोस खरीदे हैं। यदि आप भी पेड वीडियो मेरा देखना चाहते हैं तो आप मुझे 9860317209 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पेड वीडियो का कॉस्ट 500 रुपए है, हर पेड वीडियो 500 रुपए का है। दोनों देखना चाहते हैं तो 1000 रुपए पे करना होगा। यदि आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। आई होप दोस्तों कि आज का आप जो ये विषय मैंने लिया, ये इसमें कुछ हद तक आपको समझ में आया हो, चीजें समझ में आई हो कि करेंसी क्यों गिरती है, और आप आगे जाके इन विषयों को और बेहतर तरीके से समझ पाए। ऐसा इस वीडियो ने आपको मदद किया होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट।